So hi guys, welcome back to channel. This is Sumum Gupta here. Currently MBBS student at King George's Medical University लखनऊ. सो गाइस इस वीडियो में हम जो है कंप्लीट रोड मैप के बारे में बात करेंगे नीट 2025 के बारे में कि आपको जो है आप कैसे नीट 2025 को जो है क्रैक कर सकते हैं, फोड़ सकते हो। ठीक है, अगर ऑनेस्टली इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल दूँ और अपनी अपनी वाली आप करोगे तो नीट क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो खैर तो नीट 2025 को क्रैक करने के लिए आपको जो है बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना है। इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें जो है टाइम कैसे मैनेज करना है, प्रॉपर रिवीजन कैसे करनी है और साथ ही साथ मॉक टेस्ट कब देनी है, कब कौन सी मॉक टेस्ट कब देनी है, कितने नंबर में देनी है, इन सब चीज़ों के बारे में इस सो नीट 2025 को क्रैक करने के लिए तुम्हारे पास जो मेहनत करना है यार वो तुमको सही डायरेक्शन में करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमको जो आपको मेहनत लगानी है वो कहाँ लगानी है और किस जगह लगानी है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं तुम्हें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात पे। देखो यार, जो तुम्हारा नीट 2025 का जो एग्जाम होने वाला है वो मई में होने वाला है। उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा जो ड्यूरेशन बचा हुआ है, जो पीरियड बचा हुआ है वो 10 मंथ ही बचा हुआ है। इस पीरियड में तुम्हें क्या करना है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स को तुमको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से सुनना, पढ़ना है, उनके प्रॉपर रिविजन करने हैं और नंबर ऑफ मॉक टेस्ट भी देने हैं प्रायर टू एग्जाम। तो ठीक है, तो इसलिए आपके पास क्या है, अब बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को तुमको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि आपको जो है पढ़ाई कैसे करनी है। उसके पहले पढ़ाई कैसे करनी है और किन चीज़ों को तुम्हें इग्नोर करना है। देखो क्या होता है कि इस जो हम लोग का फेज चलता है, जो 18 to 25 ईयर्स के जो एज के बच्चे होते हैं ना, उसमें जैसे मैं भी था उसमें, तो उसमें क्या होता है हम लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो तुम्हें बता दूँ कि क्या होता है ना, कॉलेज में इस सब चीज़ों के लिए बहुत समय है। ठीक है, तो एक बार तुम सिलेक्शन ले लो, सेलेक्ट हो जाओ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बाद में कर लेना। जो भी बच्चे अभी रिलेशनशिप में है या बहुत इंटरेस्टेड हैं तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा दूर रहो, इन सब चीज़ों से। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि इसमें इंस्टा वगैरह घूमना फिरना स्क्रॉल कर रहा हूँ एग्जाम के बाद, तो ये सब चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल में रखो, क्योंकि जब एक बार सिलेक्शन हो जाएगा ना तो आपके पास बहुत समय है इन सब चीज़ों को करने के लिए। समझ रहे हो। और क्या होता है कि यार इस समय जो है बच्चे क्या होते हैं, टाइम टेबल भी बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बनाते हैं, मैं भी टाइम टेबल अपने टाइम में बनाया था। ठीक है, तो क्या है, मेरा मानना क्या है, मतलब देखो अलग अलग बच्चों का अलग अलग होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरा अलग है, मेरा सेम है तो तुम्हारा भी सेम होगा। क्या होता है, कुछ बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं, कुछ बच्चे टू डू लिस्ट बनाते हैं। तो बहुत से बच्चों से टाइम टेबल तुम्हारा जो है क्या होता है, सक्सेस नहीं होता है। ठीक है, फेल हो जाता है। वो टाइम टेबल बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि बनाते तो हैं लेकिन उसके अकॉर्डिंग पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि तुम टाइम टेबल अगर तुम्हारे लिए फेवरेबल है तो टाइम टेबल तुम बना सकते हो, अगर नहीं है तो तुम टू डू लिस्ट बनाओ। टू डू लिस्ट में क्या होता है कि तुम्हें आज के दिन डे टू डे तुम्हारा टू डू लिस्ट बनता है कि तुम्हें आज के दिन जो है 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 वाले टाइम में तुम्हें ये करना है, ये पढ़ना है, ये मॉक टेस्ट देना, ये रिवीजन करना है। ठीक है, जब टू डू लिस्ट रहता है तो तुमको दिमाग में रहता है कि हाँ यार तुम टाइम बाउंडेड रहते हो। ठीक है, तुम्हारा ज़्यादा टाइम वो रहता नहीं कि हाँ तुम जाके इंस्टा स्क्रॉल करो या अपनी गर्लफ्रेंड से बात करो या जाके बाहर घूम लो। समझ रहे हो, तो इसलिए टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको जो है डे टू डे लाइफ में क्या करना है। अगर तुम्हारे टू डू लिस्ट बना रखा है तो तुम उसी के अकॉर्डिंग अपना तुम टाइम मैनेज कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात तुमको बता रहा हूँ, अगर टू डू लिस्ट बनी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग तुम आप टाइम वेस्ट नहीं हो पाएगा तुम्हारा। ठीक है, और जो भी तुम्हारा इधर उधर टाइम वेस्ट होता है उससे तुम बच जाओगे। ठीक है, और बात करें कि देखो आपको जो है सिलेबस कंप्लीशन के बारे में बात करें कि देखो तुम्हारा जो नीट के पहले और तुम्हारा मई में एग्जाम होने वाला है, तो आपका सिलेबस का जो कंप्लीशन होता है यार वो तुम्हारा 2 मंथ के पहले तुम्हारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, आपको ऐसे आपको टाइम टेबल बनाओ या जो भी टू डू लिस्ट बनाओ जिस हिसाब से तुम पढ़ रहे हो, उसमें क्या करना है, आपको ऐसा आपको पढ़ना है कि 2 मंथ पहले आपका जो है सिलेबस। अब बात कर लेते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है। देखो यार क्या होता है कि अलग अलग बच्चे जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। ठीक है, कोई ऑफलाइन पढ़ता है, कोई ऑनलाइन पढ़ता है, कोई यूट्यूब से पढ़ता है। ठीक है, तो यार देखो मेरा मानना ये है कि आप यूट्यूब से थोड़ा दूर रहो, क्योंकि यूट्यूब पे कंटेंट बहुत सारे हैं। PW है, LN का है और बहुत सारे ऐसी कोचिंग्स हैं जहाँ पर एक्स्ट्रा आपका जो है कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तुमको बताऊँ कि वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक ही जगह पर हर कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे हमारे केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, चैप्टर वाइज पढ़ना है। ठीक है, तो आपका जो है इस चैप्टर के बाद ये चैप्टर, इस चैप्टर के बाद ये चैप्टर जो है आपको अलग अलग जगह पे है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टाइम का ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है कि कोई एक प्लेटफॉर्म चूज करना है। ठीक है, और ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम किसी कोचिंग को ज्वाइन करो। कोचिंग जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको ये रहता है कि यार ये टीचर पढ़ा रहा है और आपको साथ साथ पढ़ना है, साथ साथ आप टेस्ट भी जो भी क्वेश्चन कराता है वो टीचर उसको फॉलो करते हैं। लेकिन जब आप यूट्यूब से तुम पढ़ रहे हो तो आज तुम पढ़ रहे हो कल नहीं पढ़ोगे, क्योंकि वहाँ पर कोई वो नहीं है ना कि फोर्स नहीं है कि नहीं तुमको पढ़ना ही है। और किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो ये होता है कि यार आज ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा,
ये सर आज ये पढ़ाने वाले हैं, तो एक दिमाग में टेंशन रहता है, ठीक है, प्रेशर रहता है कि हाँ आज के दिन ये करना है, आज के दिन ये करना है। तो यूट्यूब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन काज करता है। तो आप क्या करोगे, कोई भी कोचिंग ज्वाइन करोगे। और क्वेश्चन की बात करें तो जैसे कि यार तुम सुने ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है। आजकल जो पेपर का लेवल है वो 70 to 80%, मेरे टाइम पे भी जो क्वेश्चन आया था ना, तो तुम भरोसा नहीं करोगे 70% क्वेश्चन जो रिपीटेड थे। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तीनों में रिपीटेड ही थे। तो आपको जो है क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। कोई भी चैप्टर पढ़ लेते हो, उसको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। और अगर तुम मॉड्यूल लगा रहा हो, देखो तुमको मॉड्यूल से स्टक नहीं रहना ज़्यादा था, ठीक है। तुमको पहले PYQ लगाने हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके हैं, और भी कम से कम 10 से 15 साल पुराने, ज़्यादा ही पुराना नहीं लगाना है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं आपके मेन पॉइंट जिस पे ये वीडियो होने वाली है। तब बकवास की चीज़ें हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं आपको पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे है। देखो तुम्हें क्या करना है, फिजिक्स का के बारे में बात करते हैं। तो किसी भी इंस्टीट्यूट से हो तुम, कोई भी कोचिंग ज्वाइन की हो, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, या तुम यूट्यूब से ही पढ़ रहे हो, तो तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम टीचर्स पढ़ रहे हो उसके प्रॉपर नोट्स बनाने, टीचर्स के नोट्स बनाने, ठीक है। नोट्स के बाद तुम क्या करना है, उसका जो है रिविजन करना है। एक तुमको नोट्स मान लो इस टाइम पे तुमने पढ़ लिया, ये चैप्टर वो चैप्टर पढ़ लिया, जो भी टीचर तुमको पढ़ा रहा है उसको क्या करना है, फिर रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन करने के साथ क्या करना है, फिर उसके फिजिक्स में तुमको फार्मूला को रटना है, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। आप नोट्स बनाओगे, उसका रिवीजन करोगे, एक टाइम टेबल बनाओगे कि हाँ इस टाइम पे तुमको क्या करना है, इस चीज़ को रिवाइज करना है, ठीक है। और क्या करोगे, उसका जो भी फिजिक्स में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है फार्मूलाज। तो आपको फार्मूलाज को क्या करना है, रटना है। और एक एट द लास्ट में क्या करना है, फार्मूला सीट बनानी है। क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम वो फिजिक्स के उस चैप्टर को आप पढ़ोगे ना, तो आपको एज ए होल चैप्टर नहीं पढ़ना होगा। क्या करोगे आप, जो नोट्स बनाए हो उसमें नोट्स में क्या करोगे, फार्मूला का एक सीट बनाओगे, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो जैसे कोई MCQs है या कुछ भी इंपॉर्टेंट तुम्हें लग रहा है, उसको राइट डाउन कर लोगे उसी सीट पे। जब नेक्स्ट टाइम कोई टेस्ट वगैरह लगा रहे हो या उस चैप्टर से क्वेश्चन लगाने जा रहे हो, तो आपको उस सीट को ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर लेके बैठ गए, 50 पेज का एक चैप्टर वो लेके बैठ गया, तो आपको ऐसा नहीं करना है, समझ आ रहे हो। अब बात करें केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में आपको क्या है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर ले। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हारा क्या है कि उसमें क्या है, नेम्ड रिएक्शन है, समझ रहे हो। तो नेम्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको NCERT पढ़नी है, एकदम NCERT के बियॉन्ड आपको नहीं जाना है। कोई अगर कोचिंग कर रहे हो, तो अगर सर NCERT पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वेल एंड गुड, उनके नोट्स को रिवाइज करोगे तुम, जो सर पढ़ा रहे हैं उनके नोट्स को रिवाइज करोगे, ठीक है। और NCERT बियॉन्ड कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे आप, क्योंकि NCERT के बियॉन्ड आपका एग्जाम में नहीं आता है। तो नेम रिएक्शन को आप प्रॉपर पढ़ोगे, और एक सीट जैसे मैंने बताया ना टू डू लिस्ट में, और एक क्या करो, स्टिकी नोट बनाओगे। उसको जो तुम्हारे पूरे ऑर्गेनिक में जितने भी तुम्हारे नेम रिएक्शन है, उनको क्या करो, एक जगह पे राइट डाउन कर लोगे तुम। और ये वाला क्या था, क्लेमेंसन रिडक्शन वाला है, और वुल्फ-किस्लर रिएक्शन है, मतलब जो भी नेम रिएक्शन है उनको एक सीट पे, मतलब एक पेपर पे लिख कर आगे चिपका देना है। और तुमको क्या करना है, और जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उनके जो नेम रिएक्शन है उनको एक अलग से कॉपी में उसको राइट डाउन कर लो, क्योंकि हर साल नेम रिएक्शन आते ही आके उनके मैकेनिज्म आता है, या ऐसे आपका रिएक्शन में दे देगा, 4-5 रिएक्शन दे देगा, और बीच में फिल करना रहेगा इसमें कौन सा रिएजेंट यूज होगा, इससे इंटरमीडिएट क्या बना हुआ है, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है। और बाकी कुछ की पॉइंट होते हैं जो लाइन बाय लाइन होते हैं, तो आपको NCERT से ही लेना है, ज़्यादा बियॉन्ड नहीं जाना है। अब बात करें तुम्हारा इनऑर्गेनिक में क्या है, रट्टा मार है, और चाहे मेरे लिए चाहे तुमको, उसमें समझने वाली कोई चीज़ें नहीं है कि मतलब तुम्हें बहुत समझना है। बायोलॉजी तो है नहीं कि तुम्हें समझना है, समझ रहे हो। तो जितना ज़्यादा आप रटने की कैपेसिटी होगी उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। उसमें एक्सेप्शन वाली चीज़ें हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, कोई एक्सेप्शन है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, समझ रहे हो। तो इन सब चीज़ों को क्या करना है आपको, जितना जो भी एक्सेप्शन वाली चीज़ें हैं उनको एक स्टिकी नोट पे लिखकर सामने अपने टेबल जहाँ तुम पढ़ते हो उसको स्टिकी नोट बनाकर आगे चिपका लेना है। क्योंकि कुछ भी करो, खा रहे हो, पी रहे हो, या ऐसे मोबाइल चला रहे हो, तो तुम्हारी नज़र के सामने वो चीज़ें रहेंगी। एक्सेप्शन ही ज़्यादातर पूछता है, ठीक है। तो उस चीज़ों को आपको ध्यान में रखनी है, और डे टू डे लाइफ में तुमको क्या करना है, उसको रटते रहना। इनऑर्गेनिक ऐसी चीज़ें हैं कि आज आप पढ़ रहे हो, अगर एक हफ्ता ना पढ़ो, ठीक है, तो चीज़ें तुम्हारी भूल जाएंगी। सबके साथ, तो मेरे साथ भी हुआ और तुम्हारे साथ भी होंगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, उसको बार बार रिवाइज करते रहना। और लेकिन NCERT बियॉन्ड नहीं, ध्यान देना, जो भी मैं बात बता रहा हूँ सिर्फ NCERT के बारे में बता रहा हूँ। और जो भी जिस कोचिंग से हो तुम, उसका जो नोट्स है उसको आप रिवाइज कर लोगे। अब बात करते हैं तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हारा क्या है, जस्ट लाइक फिजिक्स है, तुम्हारा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि जैसे फिजिक्स में तुम्हारा फार्मूला होता है, तो फिजिकल में भी तुम्हारा फार्मूलाज है। अगर तुमको फार्मूलाज याद है तो तुमको अच्छे से तुम उसको कर ले जाओगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यार मैं देखा हूँ कि फिजिकल नहीं आता है। ना आने का रीज़न ये है कि उनको फिजिक्स वीक होता है, इसलिए उनको फिजिकल भी नहीं आता है, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है, फिजिकल में आपको फार्मूलाज रटने हैं, और उन पे जो है MCQ सॉल्व करने हैं। जो भी NCERT में जो
इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप कर लोगे, उसके बियॉन्ड कभी पूछा नहीं है, ना मेरे टाइम में पूछा था, ना 23rd में पूछा, ना ही 24 में पूछा होगा। बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो लाइन दी हुई है, वहीं से क्वेश्चन आता है। उसके अलावा बाहर से क्वेश्चन नहीं आते हैं बिल्कुल, ये दिमाग में आप बांध लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं आपका बायोलॉजी में कैसे पढ़ना है। तो बायोलॉजी में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है। बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, ठीक है, कि एनसीईआरटी पढ़नी है तो एनसीईआरटी ही पढ़ना है। एनसीईआरटी को रीड कैसे करना है, तुम जैसे टू डू लिस्ट बनाए हो कि इस चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है, तो आज क्या करोगे, उस दिन वो चैप्टर्स पढ़ोगे। ऐसा नहीं कि एक दिन में आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दो, वो चैप्टर का आधा कंप्लीट कर सकते हो, फिर उसको उसके जो चैप्टर तुम पढ़ लिए हो, ठीक है, और उससे जो है आप क्या करो, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन से फिंगर टिप्स क्वेश्चन आता नहीं है, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, और भी ऐसे अरिहंत के कुछ है बुक्स हैं जिसमें एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से तुम्हारा क्या क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। आप उनको खरीद लोगे और वहाँ से क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है। और बायोलॉजी तुम पढ़ लिए, जो भी चैप्टर तुम पढ़ लिए, भूलना नहीं कि क्या होता है ना कि आप बायोलॉजी जब पढ़ लेते हो, कोई भी चैप्टर पढ़ लिए तो बायोलॉजी में, तो लगता है कि हमारा तैयार हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब उसको क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो या ऐसा होता है कि वो चीज़ें, कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं। तो इसलिए लाइन बाय लाइन जो है चीज़ों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे अभी अपकमिंग वीडियोज़ में बता दूंगा कि तुम्हें किस चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में, कि कौन सा लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर भी मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा, ठीक है, ठीक है। और ये चीज़ होगी। अब बात करते हैं रिवीजन। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपका आ गया रिवीजन का। आपको ये सब चीज़ें तो तुम्हारे पढ़ने वाली चीज़ें होंगी, लेकिन बिना रिवीजन के कभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, मेरा हुआ है ना किसी और का होगा। तो आपको रिवीजन कैसे करना है, जैसे कि मैंने बोला था कि टू डू लिस्ट बनाना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होगी कि तुमको जो है किस आवर में ये चीज़ें पढ़नी है, किस ऑर्डर में पढ़नी है, ठीक है। अब रिवीजन में क्या करना है कि बच्चों को नहीं पता कि रिवीजन कैसे करना है। बहुत लोग का क्या होता है, बैकलॉग हो जाता है। जैसे ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चे कमेंट करते हैं भैया जो है टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है और बैकलॉग्स हो जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक टाइम टेबल फिक्स करना है। टाइम टेबल करने मतलब कि ऐसा फिक्स करना है कि जो तुम उस चीज़ को फॉलो कर सको, क्योंकि फॉलो करोगे तब तो बहुत टाइम बचेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो नोट्स, जो जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो, उनका नोट्स उनको नोट्स को रिवाइज करना है, ठीक है। और नोट्स के बाद क्या करना है, एनसीईआरटी पूरी रीड करनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको जो शॉर्ट्स नोट्स बनाया हो उसको आपको रीड करना है। क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, कभी टेस्ट वगैरह हुआ या कुछ भी होता है तो क्या करते हैं, वो पूरा चैप्टर्स पढ़ने लगते हैं, या एनसीईआरटी पूरा रीड करेंगे, पूरा नोट्स रिवाइज करेंगे। ऐसा नहीं करना। आपको जो केमिस्ट्री में और फिजिक्स में क्या करना है कि जो तुम चैप्टर पढ़ने के बाद तुमको एक नोट्स बनाने हैं, ठीक है। एक अलग से एक पेज पे 2 पन्ने पे नोट्स बनाने हैं। नोट बनाना मतलब कि फार्मूला हो गया, कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखना, ताकि तुमको पूरा जब एग्जाम देना रहे तो पूरा चैप्टर ना पढ़ना पड़े, समझ रहे हो। और क्योंकि जब टेस्ट होता है तो उससे उसी सीट को पढ़ लो और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी उसमें लिख लो, ताकि जो है पूरा चैप्टर ना पढ़ना पड़े। इसमें तुम्हारा टाइम का बचत होगा, ठीक है। अब बात करते हैं तुम्हारा मॉक टेस्ट कैसे देना तुमको। तो मॉक टेस्ट तुम्हारा क्या करना है, देखो एग्जाम का 2 मंथ पहले क्या करना है, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा 1 मंथ, लास्ट के 1 मंथ में क्या करना है, तुमको सिर्फ मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट आप एलन का, पीडब्ल्यू का, न्यूलैंड का, किसी भी कोचिंग का ज्वाइन कर सकते हो। मेरा मानना ये है कि तुम ऑफलाइन कोचिंग ही ज्वाइन करना, क्योंकि तुम्हारा ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करना, क्योंकि जो तुम्हारा पेपर होता है वो OMR पे होता है। तो जितना ज़्यादा आप OMR फिल करोगे अपने हैंड से, उतना ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर तुम इन सब चीज़ों को अगर तुम रेगुलर डेज में फॉलो करते हो, जो भी मैं बताया हूँ इसको इग्नोर मत करना। जो मैंने फॉलो किया है, मेरे जो जूनियर्स आए हुए हैं जिनका 700 नंबर, 695 नंबर, 680 नंबर है, वो भी इन सब चीज़ों को फॉलो किए हैं। मैं उनका इंटरव्यू भी अपलोड कर दूंगा कि कैसे वो पढ़ते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। और इसके बाद भी अगर तुम्हें कोई डाउट होता है किसी भी चीज़ों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो कोई भी डाउट हुआ तो। थैंक यू सो मच।